स्वागत है आपका लर्नर्स अम्ब्रेला में। दोस्तों, वेक्टर्स लेक्चर सीरीज के हमने पिछले दो वीडियोस में वेक्टर एडिशन खत्म कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो मेरा नाम है अभिषेक महेश्वरी और आइए शुरुआत करते हैं हम वेक्टर्स के लेक्चर 6 की। दोस्तों, कंपोनेंट्स के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कंपोनेंट्स मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि किसी भी चीज के हिस्से। तो वेक्टर्स के भी हम हिस्से करेंगे। अब हम उसे तोड़ के हिस्से नहीं करेंगे या काट के हिस्से नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं हिस्से करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, ईच ऑफ देम बीइंग नोन एज द कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। यानी कि अगर किसी एक वेक्टर को मान लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है आर, जिसको हम किसी दो वेक्टर्स के सम के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर पाए तो वो दोनों वेक्टर्स हमें कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ द आर। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और उसी के साथ एक वेक्टर है बी। तो हमने पिछले दो वीडियोस में इन दोनों का सम करके देखा है, वो क्या होता है। ये तीसरी साइड ऑफ ट्राइंगल देगी हमें सम, यानी कि ये सी वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं, ए और बी, यानी कि ये ए और बी हमारे सी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि हमारे डेफिनेशन में यही लिखा है कि किसी वेक्टर को अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम दो ही वेक्टर लें, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है हम दो से ज्यादा वेक्टर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेक्टर सीरीज के लेक्चर 4 में हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास वेक्टर होता था ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और फिर लास्ट में हम इस तरह से अगर एक वेक्टर बना दें जिसको हम ई वेक्टर कह दें, तो ये जो ई वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता था इन चारों वेक्टर्स का। तो हम ई वेक्टर को लिख सकते थे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इन चारों वेक्टर का सम है हमारा ई वेक्टर। तो ई वेक्टर के हमारे पास चार कंपोनेंट्स आ गए, ए बी सी डी। तो यहां पर हम चार कंपोनेंट्स हो सकते हैं इस ई वेक्टर के। तो इसी तरह से हम बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकते हैं किसी भी वेक्टर के, बस हमें थोड़ा सा एडिशन ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात बहुत ही गौर करने वाली है कि हमारा जो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, ये इन सब से छोटी है। ए से भी छोटी है, बी से भी छोटी है, सी से और डी से सबसे छोटी है। तो ऐसा कैसे है कि ई वेक्टर हमारा इन सारे वेक्टर से छोटा है फिर भी इनका सम है। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, ये एक फ्लोर है समझ लीजिए, और यहां पर एक ब्लॉक रखा है पॉइंट ए पे। अब इसको हमको पॉइंट बी तक पहुंचाना है, ठीक है। अब हमने इस पे फोर्स लगा दिया यहां पर बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का, फिर इस पे एक और फोर्स लगा दिया यहां पर, फिर ऐसे फोर्स लगा दिया, फिर ऐसे फोर्स लगा दिया, तब जाके यहाँ पे एक छोटा फोर्स लगाया, तब ये जाकर बी तक पहुंच गया। वहीं अगर हम सीधा एक ऐसा स्ट्रेट एक फोर्स लगा देते एफ करके, तो ये डायरेक्टली यहां तक पहुंच जाता। तो हम देख सकते हैं कि एक छोटा फोर्स भी वो काम कर दे रहा है जो इतने बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के फोर्स एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गोल है वो इस एफ वेक्टर ने पूरा कर दिया, जबकि इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो यही हमने देखा पिछली स्लाइड में कि वहां पर ई वेक्टर को हम चार वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं और वो सारे वेक्टर हमारे ई वेक्टर से मैग्नीट्यूड में बड़े हैं। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स का एक स्पेशल टाइप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि दो कंपोनेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमने कुछ देर पहले इस वीडियो में देखा था, दो वेक्टर होते थे हमारे पास, ए वेक्टर और फिर एक बी वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने स्लाइट डिफरेंस कर दिया है कि मैंने ए और बी को परपेंडिकुलर बना दिया है। तो यहाँ पर ये करने से ये दोनों कंपोनेंट में एक डिफरेंस आ गया। ये दोनों कंपोनेंट्स अब कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब किसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर तो अब भी वैसा ही होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इसको हम कह सकते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर को हम ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। तो अब हम ए और बी वेक्टर्स को आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं इस ट्राइंगल में, तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, बी है। हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है और हाइपोटेनस है आर। तो हम लिख सकते हैं
v इक्वल टू आर साइन थीटा। वही अगर हम बात करें तो कॉस थीटा होता है a अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम a इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई हमारे इस वेक्टर के टर्म में। तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया रहेगा किसी एक वेक्टर का और कहा गया होगा कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालें और ये एंगल थीटा मेंशन्ड होगा, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम a और b की वैल्यू निकाल देंगे। दोस्तों हमने अभी तक कंपोनेंट्स देखे, फिर उसका एक स्पेशल टाइप देखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम ऐसे टाइप देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में यूज करेंगे, और उनको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है एक्स और वाई एक्सिस के बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हम आने वाली लेक्चर सीरीज में इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप बस एक बेसिक आइडिया ले लो और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हम देखते हैं हमारे पास एक ओरिजिन O है और यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है R। ओके, तो अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि हम इसको A और B वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं, A और B वेक्टर। अब ये B वेक्टर जो है ये एक फ्री वेक्टर है, तो मैं इसे यहां से शिफ्ट करके इस y एक्सिस पर ला सकता हूं, तो ये B वेक्टर यहाँ y एक्सिस पे भी आ सकता है। तो हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा रेक्टेंगुलर सिस्टम। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये B वेक्टर और ये सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। हमने अभी जो थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी A और B की, तो वो वैलिड होगी। तो A इक्वल टू हम लिख सकते हैं R cos थीटा और B इक्वल टू लिख सकते हैं हम R sin थीटा। यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा है। तो ये वाला जो होगा हमारा A होगा, ये x एक्सिस पे लाई करता है, तो ये कहलाएगा x कंपोनेंट। और वहीं ये वाला जो कंपोनेंट है ये y एक्सिस पे लाई करता है, तो ये कहलाएगा y कंपोनेंट। तो अब हम a और b को ऐसे भी लिख सकते हैं rx और ry, यानी कि ये x कंपोनेंट हो गया r का और ये हो गया y कंपोनेंट। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है x और y के बारे में। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ a के साथ या फिर x के साथ ही एंगल लें। अगर हम कहते हैं ये हमारे पास एंगल अल्फा है जो कि y एक्सिस के साथ है, तो हम लिख सकते हैं b यानी कि आर वाई इक्वल टू बी कॉस अल्फा, और आर एक्स जो कि a की वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पर r हो जाएगा, और आर एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास r साइन अल्फा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। बस हमें देखना है कि किस वेक्टर के साथ हमारा एंगल बन रहा है, और बस वहीं से हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।